चलो शुरू करते हैं प्रॉब्लम्स। तो पहला प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 2 B फ्रॉम योर एक्सरसाइज। ओके, फर्स्ट थिंग दैट इज नेसेसरी इज रीड द प्रॉब्लम केयरफुली। जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तब तक आंसर निकालना मुश्किल हो जाता है। तो अगर समझ नहीं आता है तो प्लीज रीड इट 2 3 4 टाइम्स, एज मेनी टाइम्स एज यू वांट, बट फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सो लेट अस रीड द क्वेश्चन। A stone thrown vertically upwards with initial velocity u, यानी कि एक स्टोन को ऊपर फेंक रहे हैं विद इनिशियल वेलोसिटी u। और हमने देखा था कि इनिशियल वेलोसिटी से कोई चीज फेंकते हैं तो वो एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके रीच करती है। सो अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद इनिशियल वेलोसिटी u reaches a height h before coming down. Now what you have to show that the time taken to go up is the same time to come down। यानी क्वेश्चन क्या बोला है कि एक स्टोन को हमने फेंका, ओके, तो जितना टाइम उसको ऊपर जाने के लिए लगा उतना ही टाइम उसको नीचे आने के लिए भी लगेगा। ये हमको इस क्वेश्चन में प्रूफ करके बताना है। ओके, तो इसमें दो कंडीशंस है। पहले हम स्टोन को ऊपर फेंकेंगे, ओके, तो ऑब्वियसली जब स्टोन को ऊपर फेंकना है तो उसको कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ती है। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो नहीं होगी, इनिशियल वेलोसिटी हम उसको u लेंगे। और जब वो ऊपर जाके मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगा जितने वेलोसिटी से हमने फेंका था उसके ऊपर डिपेंड, ओके, तो यहाँ पे जो है एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वो स्टोन जाके रुक जाएगा, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगी जीरो। ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ओके, अब सेकेंड केस में हम क्या लेंगे कि बॉल अभी यहाँ पे रुक गया है, तो रुकने के बाद वो क्या होगा, फिर से नीचे आना चालू हो जाएगा, तो बॉल का डायरेक्शन टुवर्ड्स द ग्राउंड हो जाएगा। अब यहाँ पे रुकने के बाद उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी इस कंडीशन में क्या हो गई, जीरो, और जैसे जैसे वो नीचे गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो हम v को लेंगे v। ओके, सो ये चीजें याद रखना है अच्छे से। ओके, तो इसके बेस पे हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, नाउ हमने पिछले थ्योरी के जो वीडियो था, थ्योरी का जो वीडियो था उसमें 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ा था। ओके, तो वो इक्वेशंस ऑफ मोशन प्लीज याद कर लो। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन था v इक्वल्स टू u प्लस at। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन था s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, दीज वर द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो प्रॉब्लम्स में इनका यूज बहुत होता है, तो इसको लर्न करके रखो। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें से ना पहला इक्वेशन लेते हैं, ये थर्ड इक्वेशन लेते हैं, दैट इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो अभी इसमें गिवन इंफॉर्मेशन क्या है पहले वो भी देख लेना चाहिए। यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर होने वाला है वो कितना है, h, यानी कि s के जगह पे हमको लेना पड़ेगा h। ओके, इनिशियल वेलोसिटी u है और u जीरो नहीं है तो हम u को u ही लेंगे। ओके, और फाइनल वेलोसिटी v है, लेकिन वो ऊपर जाने के बाद रुकने वाला है ऑब्जेक्ट, तो v हमारी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। ये है फॉर कंडीशन 1, ओके, या फिर केस 1 व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। ओके, पहले लिख लेना है, व्हेन द ऑब्जेक्ट is thrown vertically upwards, यानी ऊपर फेंक रहे तब का आएंगे। ओके, तो s इक्वल्स टू h, u इक्वल्स टू u, v इक्वल्स टू 0 एंड एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस g। एक्सेलरेशन जो होने वाला है वो ग्रेविटी की वजह से होने वाला है, इसलिए दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब माइनस क्यों लिया, अगेन द क्वेश्चन, माइनस क्यों लिया। अभी हमने जिस स्टोन को फेंका है उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, ऐसा, वो ऊपर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में, लेकिन ग्रेविटी उसको कहाँ खींच रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब भी वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट होता है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो हमको ग्रेविटी लेनी पड़ती है नेगेटिव। ये चीज याद रखना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अभी हमारे पास v है, u है, a भी है, ओके, और s भी है। ओके, तो इसमें से ये सब चीजें बहुत आसानी से हम इस इक्वेशन में यूज कर सकते हैं। तो लेट अस यूज द इक्वेशन। ओके, सो दिस इज इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो यू कैन राइट यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।
तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लीजिए, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, अभी ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, a की जगह g लेना है और g माइनस रहेगा, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2, a की जगह लेना है माइनस g। ओके, और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड, तो वो कितना है, इक्वल टू h, तो s की जगह लेंगे हम h। ओके, अब इफ यू लुक एट इट, v कितना है 0, तो v स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, दिस विल बी u स्क्वायर, ओके, प्लस इनटू माइनस माइनस 2gh। ओके, अब हम क्या करते हैं, u स्क्वायर को इधर ला लेते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2gh। ओके, अब माइनस माइनस साइन कैंसल्ड, अब इसका अगर स्क्वायर निकालना है तो आगे वाले का हमको करना पड़ता है स्क्वायर रूट। ओके, so u square will be, sorry, u will be under root of 2gh। okay, v will be equal to u will be equal to under root of 2gh। ये एक वैल्यू हमको अभी मिल गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम इक्वेशन 1 लेके ट्राई करके देखते हैं कि अब इससे कुछ मिलने वाला है क्या। ओके, सो यूजिंग इक्वेशन 1 ऑफ मोशन, इक्वेशन 1 ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ओके, ए के जगह पे क्या लेना है, माइनस जी, तो ये हो जाएगा माइनस जी टी। ओके, अभी इसमें जो फाइनल वेलोसिटी थी 0, तो हम लिखेंगे 0 इक्वल्स टू u माइनस जी टी। अब u को इधर ला लो, तो ये बन जाएगा माइनस यू इक्वल्स टू माइनस जी टी। अगेन माइनस माइनस साइन कैंसल एंड यू गेट u इक्वल्स टू जी टी। ओके, अब हम क्या करेंगे, नाउ लेट अस नेम दिस एज इक्वेशन 1। ओके, और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। ओके, अब यहाँ पे u इक्वल्स टू 2gh, अंडर रूट ऑफ 2gh, और यहाँ पे u इक्वल्स टू gt, ये दोनों भी हमको वैल्यूज मिल गए। तो यहाँ पे भी u है और यहाँ पे भी u है, तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, ओके, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, what we can conclude, see, left hand side are equal, so right hand sides will be equal. We can say that gt equals to under root of 2gh। ओके, लेकिन हमको टाइम निकालना है, राइट, हमारा मेन क्वेश्चन क्या है, वी शुड कैलकुलेट द टाइम टू गो अप एंड वी हैव टू शो दैट द टाइम टेकन टू गो डाउन इज आल्सो सेम। सो हमको टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh अपॉन g। ओके, इस g को नीचे ला दिया। ओके, अब हम इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने को देखते हैं, ऊपर स्क्वायर रूट है और नीचे स्क्वायर रूट साइन नहीं है, अब हमको इसको जबरदस्ती स्क्वायर रूट में लाना है। ओके, सो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं क्या, हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2gh अपॉन अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर, क्योंकि अगर g स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो यू विल अगेन गेट g। ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इक्वेशन को हमको पूरा अंडर रूट साइन में लाना है। ओके, अब ऊपर भी साइन है रूट की, नीचे भी साइन है रूट की, तो दोनों को एक कॉमन रूट के साइन में ला सकते हैं, दैट इज 2gh अपॉन g स्क्वायर। अभी एक g इसमें का कैंसिल हो जाएगा, इसका एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट वी गेट, t इक्वल्स टू अंडर रूट 2h अपॉन g। ओके, नाउ यू कैन सी दिस इज द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट और स्टोन टू गो अप। ओके, अब हमको क्या दिखाना है कि नीचे गिरते वक्त भी वो स्टोन इतना ही टाइम लेने वाला है। ओके, तो हमको अभी लेना पड़ेगा केस 2। केस 2 क्या होने वाला है, ऑब्वियसली व्हेन द स्टोन इज गोइंग टू फॉल डाउनवर्ड्स। अब स्टोन नीचे गिरने वाला है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0। ओके,
ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि वो रुकने के बाद नीचे गिरने वाला है, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0. Distance covered, obviously it is s equals to h, that is already given in the problem. Okay, and अब a equals to g plus g है माइनस g नहीं है, इस पे ध्यान देना. क्यों? क्योंकि अभी जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है, अभी ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट गिर रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे की तरफ है क्योंकि ऊपर से नीचे गिरने वाला है, और ग्रेविटी भी उसको नीचे ही खींच रही है, तो ग्रेविटी का भी डायरेक्शन यही डायरेक्शन है. तो अगर दोनों के डायरेक्शन सेम है तो जी हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए. तो यहाँ पे नेगेटिव क्यों है, यहाँ पे पॉजिटिव क्यों है, उसको याद रखना है. ओके, अभी हम जो इक्वेशंस यहाँ यूज किए थे वही इक्वेशंस वहाँ पे यूज करेंगे. पहले यूज करेंगे अगेन यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. थर्ड इक्वेशन क्या था हमारा, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2ax. ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो वहां g डाल देंगे हम. v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2g, और s की जगह पे क्या लेना है, h. ओके, अब इस टाइम पे कौन सी वेलोसिटी 0 है, u 0 है. ओके, फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 नहीं है क्योंकि फाइनल वेलोसिटी अभी वो गिर रहा है बॉल या स्टोन, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ते जाने वाली है. तो यहाँ पे आएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर कितना है 0, तो 0 प्लस 2gh, तो v स्क्वायर आ गया 2gh, तो v क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2gh. ओके, अब यहाँ पे हमको फाइनल वेलोसिटी मिल गई अंडर रूट 2gh. अब थर्ड इक्वेशन यहाँ पे भी यूज किया था और बाद में यूज किया था इक्वेशन 1. यहाँ पे भी थर्ड इक्वेशन के बाद हम यूज करेंगे इक्वेशन 1. ओके, तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस at. ओके, सो a की जगह क्या लिखना है, g माइनस g नहीं लिखना है क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम है, तो v इक्वल्स टू u प्लस gt. ओके, अब देखो v इक्वल्स टू u प्लस gt, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो 0 प्लस gt यानी कि v इक्वल्स टू gt. ओके, इसको हम इक्वेशन दे देंगे थर्ड. ओके, इक्वेशन 3, और इसको दे देंगे इक्वेशन 4. ओके, अब देखो फिर से फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 you can again see that left hand sides are equal, so right hand sides will also be equal. So we from equations 3 and 4 क्या पता चलेगा कि ये राइट हैंड साइड भी इक्वल हो गए क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल है. v इसके भी बराबर है, v इसके भी बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि gt इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh. ओके, अब यहाँ पे भी हमको टाइम ही निकालना है क्योंकि हमको दिखाना है कि नीचे गिरने वाला टाइम और ऊपर जाने वाला टाइम दोनों सेम है, तो टाइम को यही रखेंगे और इसको करेंगे अंडर रूट 2gh अपॉन g. ओके, अब ये भी सेम वही कंडीशन में आ गया यहाँ पे जो हमने देखा था. ओके, तो अभी g को जबरदस्ती अंडर रूट साइन में लाना है, तो इसका हमको करना पड़ेगा स्क्वायर और फिर उसको अंडर रूट में लाना पड़ेगा. यानी क्या करना पड़ेगा, t इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh अपॉन अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर. अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि g स्क्वायर का स्क्वायर रूट फिर से g होगा. हमने ओरिजिनल इक्वेशन में कुछ भी चेंज नहीं किया है. ओके, सो अभी जगह कम पड़ गई तो थोड़ा सा एडजस्ट करो, साइड में निकालता हूँ, अभी बचा ही नहीं है ज्यादा कुछ. ओके, सो ये t हो गया, ऊपर भी अंडर रूट साइन नीचे भी अंडर रूट साइन, तो दोनों को हम एक कॉमन अंडर रूट साइन दे सकते हैं. तो हम एक कॉमन अंडर रूट साइन देंगे और लिखेंगे 2gh अपॉन g स्क्वायर. अभी फिर से वही चीज, g कैंसल, इसका एक पावर कैंसल, तो t इक्वल्स टू अंडर रूट 2h अपॉन g. ओके, अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो t1 लिख सकते हो, इसको t और उसको t1 करके अलग अलग बता सकते हो, लेकिन जरूरत तो है नहीं यहाँ पे. ओके, तो यहाँ देखो कि नीचे गिरने के लिए कितना टाइम लगा, अंडर रूट 2h अपॉन g,
और ऊपर जाने के लिए ओके कितना लगा √2h upon g. Hence we can prove or we have proven that what the time taken for the object or the stone to go up is equal to the time taken by the stone to go down. Okay, ये देखिए ये t equals to और यहाँ पे दोनों का सेम. So hence proved. प्रॉब्लम में हमने फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को यूज किया था. अभी हम फिर से इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसमें कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा. सिर्फ एक ही फॉर्मूले से आंसर नहीं आने वाला है. वी हैव टू यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉर्मूलेज. ओके, सो अगेन बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. First equation of motion, v equals to u plus at. Okay, v equals to u, a के जगह पे आएगा माइनस g and t. Okay, अभी इसमें से इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. तो जीरो इक्वल्स टू u माइनस जी टी. u को इधर ले लेंगे तो माइनस u इक्वल्स टू माइनस जी टी. ये कैंसिल. ओके, तो t इक्वल्स टू u के नीचे आ जाएगा g. तो t इक्वल्स टू u बाय g. लेट अस नेम दिस एज इक्वेशन 1. ओके, नाउ लेट अस यूज, अभी इसके पहले जो हमने सॉल्व किया था उसमें यूज किया था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. बट नाउ वी विल यूज यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ओके, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. s की जगह क्या डालना है? h, दैट इज ऑलरेडी गिवन. ओके, नाउ u वैसे के वैसा, t के जगह पे हम डालेंगे u अपॉन g, क्योंकि यहाँ पे हमारी t की वैल्यू क्या हो गई? u अपॉन g प्लस हाफ, a के जगह क्या लिखना है? माइनस जी और टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? u अपॉन जी का होल स्क्वायर. ओके, तो इसका मतलब u स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर. ओके, टी के जगह u अपॉन जी है, लेकिन यहाँ पे टी स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा u स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर. ओके, यहाँ पे माइनस है क्योंकि बॉल ऊपर जा रहा है, ये स्टोन ऊपर जा रहा है. ओके, तभी ये बन जाएगा u इंटू यू स्क्वायर अपॉन जी प्लस इंटू माइनस माइनस. ओके, then half वैसे के वैसा, this will be g u square upon g square. ओके, यहाँ का एक g कैंसल और एक पावर कैंसल. चलो आगे इधर लिखते हैं. सॉरी, h इक्वल्स टू, अब इसको ठीक से लिख लेते हैं, u स्क्वायर अपॉन g, बचा क्या है? माइनस हाफ u स्क्वायर अपॉन g. अब इनको क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई. तो ये क्या बनेगा? h इक्वल्स टू 2g इंटू यू स्क्वायर, यानी कि 2u स्क्वायर g माइनस u स्क्वायर इंटू जी, u स्क्वायर g अपॉन 2g इंटू जी, 2g स्क्वायर. ओके, सो अब 2u स्क्वायर g है, यहाँ पे भी u स्क्वायर g, यहाँ कुछ नहीं रहता है, यानी यहाँ पे क्या रहता है? 1. तो 2 माइनस 1 इज 1. सो 1 u स्क्वायर g, तो हम लिखेंगे u स्क्वायर g अपॉन 2g स्क्वायर. ओके, अब क्या कट होगा? फिर से g और पावर कैंसल. तो h इक्वल्स टू u स्क्वायर अपॉन 2g. ओके, अभी h इक्वल्स टू u स्क्वायर अपॉन 2g, तो u स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2g ऊपर चला जाएगा, तो 2g इंटू h इज 2gh. तो हमारा u क्या बन गया? अगेन अंडर रूट 2gh. ओके, अब ये इक्वेशन को हम फिर से सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं इक्वेशन 1 में. ओके, ये जो इक्वेशन आया हमारा 2, अगेन रीसब्स्टिट्यूटेड इन इक्वेशन 1. सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 इन 1. तो 1 इक्वेशन क्या है? t इक्वल्स टू u अपॉन g. ओके, t इक्वल्स टू u अपॉन g. t के u के जगह क्या लिखना है? अंडर रूट 2gh
h. ओके, t इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh और बचा हुआ है g. अभी पिछले प्रॉब्लम में जो किया था वही यहाँ पे भी करना है. इसको जबरदस्ती अगर आपको अंडर रूट साइड में लाना है तो इसका हमको स्क्वायर करना पड़ेगा. तो t इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh अपॉन अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर. ओके, सो g स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर इज अगेन g. चलो इसको आगे इधर लिख देते हैं. तो ऊपर भी अंडर रूट साइन, नीचे भी अंडर रूट साइन, तो हम एक कॉमन अंडर रूट साइन लिख के लिखेंगे 2gh अपॉन बचा हुआ है g स्क्वायर. तो ये कैंसल, इसका एक पावर कैंसल. तो t इक्वल्स टू अंडर रूट 2h upon g. So this is the time taken for the stone to go upwards. Okay. So now we will see the case 2. This is the case 2, that when the stone is going to fall down. Okay. Now let us use the equation, using equation 2. Using equation 2. Equation 2 क्या है? S equals to ut plus half at square. ओके, यहाँ पे ए जी होने वाला है, माइनस जी नहीं होने वाला है. ओके, इनिशियल वेलोसिटी क्या रहने वाली? 0. तो 0 इंटू टी इज 0. एस के जगह क्या लिखना है अपने को? एच. ओके, तो 0 प्लस हाफ ए की जगह लिखना है जी टी स्क्वायर. तो अभी क्या मिल गया? एच इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर. हमको किसके टर्म्स में निकालना है? टाइम के टर्म्स में. तो टाइम एक जगह रखना है, बाकी चीजों को दूसरी जगह भेज देना है. ये 2 को इधर ला लो तो 2h इक्वल्स टू जी टी स्क्वायर. जी को नीचे लाना है. 2h अपॉन जी इक्वल्स टू टी स्क्वायर और टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2h अपॉन जी. तो इसका अगर स्क्वायर निकालना है तो आगे वाले का स्क्वायर रूट कर दो. तो t इक्वल्स टू अंडर रूट 2h अपॉन जी. ओके, सो ये ऊपर जाने का टाइम, ये नीचे आने का टाइम, दोनों भी same है. So hence we can prove that the time taken to go up and the time taken to go down is the same. Okay, so you can use your equations according to your convenience, whichever you find it easy, go by that method. Okay. Now let us move on to the question number 4. Let us read it carefully. Let the period of revolution of a planet at a distance r from a star be t. So let this be a rough diagram, and suppose that there is a planet here and there is a star situated here. Now distance between, this is the planet and the star. Distance between planet and star is given as r. Okay, and if the distance is r, the time taken by the planet to complete one revolution round the star is called as t. Okay, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? अगर r डिस्टेंस है प्लैनेट का स्टार से तो टाइम पीरियड लगेगा उसको एक रेवोल्यूशन के लिए t. लेकिन क्या प्रूफ करना है कि इफ इट वाज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r. अब 2r कैसे हो जाएगा? इससे बड़ा सा सर्कल ले लेंगे. ओके, ये r है तो ये भी समझो r है, तो r प्लस r हो गया 2r. अभी प्लैनेट यहाँ पर है, यानी कि स्टार से कितने दूरी पर है? r डिस्टेंस ये है, r डिस्टेंस ये 2r पे है. तो ऑब्वियसली टाइम पीरियड बढ़ने वाला है, क्योंकि रेडियस बढ़ गया तो ऑब्वियसली टाइम पीरियड बढ़ने वाला है. तो वही हमको प्रूफ करना है कि इफ इट वाज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r फ्रॉम द स्टार, इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन विल बी अंडर रूट 8t. ओके, इसकी वैल्यू देखो अंडर रूट 8t है, यहाँ पे t है, यहाँ पे वैल्यू t की बढ़ गई है. ओके, अंडर रूट 8 टाइम्स से बढ़ गई है. तो वही हमको यहाँ पे प्रूफ करना है. सो इसके लिए यू हैव टू रिमेंबर द Kepler's third law of planetary motion. Hope you remember the Kepler's third law of planetary motion. What was it? The square of the time period of a planet, the square of the time period of a planet is directly proportional to the cube of the mean distance between the planet and the sun. इसका मतलब square of the time period. So let us say that according to Kepler's third law of planetary motion. Okay, according to Kepler's third law of planetary motion. What was the third law?
that square of the time period is directly proportional to the cube of the mean distance. Cube of the mean distance. Mean distance of the planet from the sun. यहाँ पे mean distance of the planet from the star. Okay. So t square will be directly proportional to r cube. इनिशियल डिस्टेंस कितना है r, तो हमने डायरेक्टली लिख दिया t square is directly proportional to r cube. Now if you want to remove this proportionality sign, you have to put a constant in front of it. So t square will be equal to k r cube. Okay, इसको हमने लिख दिया है t square, ये पहला है, और सेकंड जब लेंगे तो टाइम को हम t1 कर देंगे ताकि दोनों को डिफरेंशिएट कर सके. ओके, अभी क्या हो गया, सेकंड कंडीशन में क्या हो गया कि डिस्टेंस हो गया 2r. ओके, नाउ डिस्टेंस इज 2r. r के जगह क्या लिखना है अपने को, 2r. ओके, एंड टाइम जो लेंगे वो क्या हो जाएगा t1, क्योंकि ऑब्वियसली अगर रेडियस बढ़ गया तो टाइम चेंज होने वाला है, तो ये और ये सेम नहीं रहने वाला. ओके, तो इसकी जगह पे लिख देंगे t1. ओके, अब फिर से वही यूजिंग k प्लस थर्ड लॉ ऑफ मोशन, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस. ओके, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस यानी कि r क्यूब. लेकिन यहाँ पे r क्या हो गया है, 2r बन गया है, डिस्टेंस डबल हो गया, तो r के जगह पे डालना पड़ेगा 2r. सो t1 का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2r का होल क्यूब. ये समझ में आया ना, क्योंकि r जो था पहले वो डबल हो गया, इसलिए r के जगह अभी क्या लिखना पड़ेगा, 2r. सो t1 का स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालना है, इक्वल टू साइन डालना है, आगे लिखना पड़ेगा कांस्टेंट. अब 2 का क्यूब होता है 8 और r क्यूब. इसको प्रॉपर्ली लिख लो, t1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 8kr क्यूब. ओके, नाउ व्हाट विल वी डू, वी विल गिव दिस इक्वेशन 1 एंड वी विल गिव दिस एज इक्वेशन 2. ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमको दोनों का हम रेशियो लेके देखते हैं कि हमको क्या रिलेशन मिलता है करके. सो व्हाट विल वी डू, वी विल डिवाइड द इक्वेशन 2 by 1 एंड लेट अस सी व्हाट कम्स. ओके, डिवाइड इक्वेशन 2 by 1. ओके, इक्वेशन 2 क्या है हमारा, t1 का स्क्वायर, ओके, अपॉन इक्वेशन 1. ओके, डिवाइड इक्वेशन 2 by 1, तो 2 पहले लिखना है, 1 नीचे लिखना है, दैट इज t स्क्वायर इक्वल्स टू 8kr क्यूब अपॉन kr क्यूब. ओके, अब देखो यहाँ पे भी kr क्यूब, यहाँ पे भी kr क्यूब, दोनों हो जाएंगे कैंसिल. ओके, अभी हमको क्या मिला फिर रिलेशन, कि t1 का स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर इक्वल्स टू 8. ओके, सो t1 स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ये t स्क्वायर बाहर चला जाएगा तो मिलेगा 8t स्क्वायर. अब अगर दोनों के स्क्वायर निकालना है, we have to take the square root on both the sides. So if we take the square root on both the sides, what will happen? Square root of t1 square is t1. Square root of 8 is square root of 8. We will write this because it is not a perfect square. और t square का square root क्या होता है, t, इसलिए वो square root के बाहर आ जाएगा. ओके, यानी कि it is a perfect square. So हमको क्या मिला, t1 equals to under root 8t. That is what we have to prove. Okay, so t1 equals to under root 8t. Hence we have proved that the time taken, if the radius increases or if the radius doubles, then the time period of revolution will be under root 8 times t. Okay, चलो अभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5a. An object takes 5 seconds to reach the ground from a height of 5 meters. An object takes 5 seconds to reach the ground from a height of 5 meters on a planet. Okay, planet का नाम नहीं दिया है. So what is the value of g on the planet? Okay, कोई एक ऐसा planet है जिसकी value of g हमको निकालनी है, उसका gravitational force का value निकालना है. Okay, तो an object takes 5 seconds to reach the ground. समझ लो ये ऑब्जेक्ट है और ये है प्लैनेट. ठीक है,
सो अब ये ऑब्जेक्ट इस प्लैनेट पे आके गिरेगा फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर्स। तो ये हाइट हो गई 5 मीटर्स। ओके, ऑन अ प्लैनेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट, और कितने टाइम में आएगा वो नीचे गिरने के लिए लेता है t इक्वल्स टू 5 सेकंड्स। ओके, अब लेट अस सी व्हाट इज गिवन। गिवन में क्या क्या है हमारे पास, टाइम दिया है 5 सेकंड्स, हाइट दी है, हाइट का मतलब डिस्टेंस दिया है यानी कि h, यानी कि क्या दिया है s दिया है, s इक्वल्स टू 5 मीटर्स ऑन अ प्लैनेट। और एक चीज याद रखना है, कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले देखना कि सब जो वैल्यूज दिए जनरली एसआई यूनिट में है क्या। ओके, जनरली हम आंसर निकालते हैं एसआई यूनिट में। ओके, अभी निकालना है वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट। ओके, हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है, आपको तो सब इक्वेशंस ऑफ मोशन मालूम है। ओके, तो इस प्रॉब्लम के लिए सबसे कन्वीनियंट जो इक्वेशन लगता है मुझे जो लगता है दैट इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, सो लेट अस यूज using third equation of motion, sorry, using second equation of motion. Okay, अभी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब ये इक्वेशन क्यों चूज किया गया, ओके, व्हाई डिड आई चूज दिस इक्वेशन। अब आप देखोगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ऊपर से नीचे गिरने वाला है। ओके, इसका मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो क्या है, 0 है। ओके, उसकी फाइनल वेलोसिटी बढ़ते जाएगी, यानी वो जब नीचे नीचे जाते जाएगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है तो ये पोर्शन तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है, तो और हमारे लिए आसानी हो जाती है, इसलिए ये इक्वेशन यूज किया है। ओके, और यहाँ पे s की वैल्यू भी दी है दैट इज 5। ओके, u की वैल्यू है 0, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, तो ये पूरा बन गया 0 प्लस हाफ ओके gt स्क्वायर। ओके, ग्रेविटी है इसलिए, और टाइम की वैल्यू भी दी है, टाइम इज 5, यानी यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा 5 का होल स्क्वायर। ओके, लेट अस सॉल्व इट। 5 इक्वल्स टू दिस इज 1/2 into g into 5 square is 25। तो हमको मिला 5 इक्वल्स टू 25g अपॉन 2, ये 2 चला जाएगा इधर, तो 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 25g, तो 5 टू ज़ा 10 इक्वल्स टू 25g। इसको हम लिख सकते हैं 25g इक्वल्स टू 10 एंड g इक्वल्स टू 10 अपॉन 25। ओके, तो 10 अपॉन 25 को कैसे सॉल्व करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 25। सो लेट अस डिवाइड 10 बाय 25। ओके, 25 जीरो जा 0, बचा क्या 10। अब इसके सामने आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 100। 25 into 4 is 100। ओके, सो यू गॉट द वैल्यू g इक्वल्स टू 0.4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, प्रॉब्लम्स में आंसर में जब आप आंसर लिखोगे तो प्लीज यूनिट लिखना मत भूलना, मार्क्स कट जाएंगे। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस प्लैनेट का कितना है 0.4 मीटर्स पर सेकेंड। चलो अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर 5b। फिर से प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना है, तो लेट अस रीड द प्रॉब्लम। द रेडियस ऑफ प्लैनेट A is half the radius of planet B. Suppose that this is planet A and this is planet B. So radius of planet A is half the radius of planet B. यानी कि A planet का जो रेडियस है B planet के रेडियस का आधा है। ओके, A planet का जो रेडियस है B planet के रेडियस का आधा है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि समझो RA है रेडियस किसका, A planet का, और RB जो है रेडियस है B प्लैनेट का। तो दिया क्या है कि जो रेडियस है A प्लैनेट का वो किसके आधा है, B प्लैनेट के रेडियस का आधा है। तो ये एक चीज उन्होंने दी है यहाँ पे। अब मास ऑफ A भी दिया गया है, मास ऑफ A इज ma और मास ऑफ B को हम बोलेंगे कि mb। ओके, अब हमको एक्चुअली mb की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ A। लेकिन कंडीशन जो सबसे मेन दी गई है वो क्या है कि
द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी, यानी कि जो ग्रेविटी का वैल्यू है बी पे, वो ए का जो ग्रेविटी है उसका आधा है। ए की जो ग्रेविटी है उसकी हाफ वैल्यू किस पे है, बी के ऊपर है, यानी बी का ग्रेविटी ए के आधा है, बी का ग्रेविटी ए के आधा है। तो अगर ये कंडीशन चाहिए तो मास ऑफ बी क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। ओके, वंस अगेन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट mass of A is given, that is ma, mass of B you have to find it out in such a way that, yani the condition that is given is that radius of A is half the radius of B, but gravitation on B is half the gravitation on A, यानी B का जो gravitation है वो A के आधा है। तो let us try to solve this problem. Now let us see what are the things that are given in this problem. First of all, radius of planet A. So हम बोलेंगे let radius of planet A equals to RA, and let radius of planet B equals to RB. अब radius के बारे में क्या दिया है कि radius of A is half radius of B. This is already given. Okay. Now one more thing that is important that is given is the gravitational force. The gravitational force on B is half that of the gravitational force on A. Okay, this is also given. B planet की gravity A planet की gravity से आधी, ये already दिया गया है। Now let us consider that, और ma तो दिया ही है, ma is the mass of planet A, and let mb equals to mass of planet B. ये सब चीजें दी गई है। अब for this question to be solved, first you should remember the formula for gravitation. ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, G इक्वल्स टू gm अपॉन r स्क्वायर, ओके, वेयर G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ द प्लैनेट एंड r इज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट। सो पहले हम निकालेंगे ग्रेविटी फॉर प्लैनेट A। तो पहले हम निकालेंगे फॉर प्लैनेट A। प्लैनेट A के लिए ग्रेविटी का फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे हम Ga इक्वल्स टू G यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, Ma लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे आएगा मास ऑफ द प्लैनेट A अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट A, यानी कि Ra का होल स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे हमको ये इक्वेशन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको G के टर्म्स में ये इक्वेशन को लिखेंगे। G के टर्म्स में लिखेंगे क्यों, ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो हम G को एक साइड पर रख देंगे, बाकी को साइड में लेके जाएंगे। सो ये RA स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा, GA इंटू RA स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा और MA नीचे आ जाएगा अपॉन MA इक्वल्स टू G। इसको ठीक से लिखोगे, G इक्वल्स टू GA इंटू RA स्क्वायर अपॉन MA। Let us name this equation as 1. Okay, equation 1. अभी हम सेम चीज लिखने वाले हैं फॉर प्लैनेट बी। प्लैनेट बी के लिए भी हमको सेम चीजें लिखनी है। फॉर प्लैनेट बी, इसके ऊपर भी हम ग्रेविटेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो जी बी gm अपॉन आर स्क्वायर, gm m के जगह mb क्योंकि मास ऑफ द प्लैनेट b और रेडियस ऑफ द प्लैनेट b, इसलिए rb का स्क्वायर। ओके, इसको भी हम g के टर्म्स में लिखेंगे, वो भी आपको पता चल जाएगा क्यों। तो g वैसे ही रख दिया, rb स्क्वायर इधर ले लिया, तो gb ये rb स्क्वायर ऊपर चला गया इनटू rb स्क्वायर, mb आ जाएगा नीचे, तो अपॉन mb इक्वल्स टू g। Therefore g equals to, इसको इधर लिख लेते हैं, gb into rb square upon mb।
इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ओके, अभी ध्यान से देखो कि हमने जी के टर्म्स में क्यों लिखा, क्योंकि जी की वैल्यू जो दोनों जगह है वो सेम रहने वाली है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल रहे तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड भी इक्वल रहते हैं। यहाँ पे g इक्वल्स टू दिस एंड g इक्वल्स टू दिस, लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल, देयरफॉर राइट हैंड साइड्स विल आल्सो बी इक्वल। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों के g है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे। सो वी कैन राइट ga into RA square upon MA equals to right hand side GB into RB square upon MB। अब ये इक्वेशन हमको मिल गया। अब हमारे पास जो गिवन वैल्यूज है बस यहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूट करना है ध्यान से। ओके, थोड़ा ध्यान देके डालना है, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज ताकि प्रॉब्लम बराबर से सॉल्व हो जाए। अब देखो क्या क्या दिया है, जीबी दिया है, तो जहां जीबी है वहां पे हम क्या डालेंगे, हाफ जीए। और क्या दिया है, आरए दिया है, आरए इक्वल्स टू हाफ आरबी, तो आरए की जगह क्या डालेंगे, हाफ आरबी, बस उतना ही करना है हमको। ओके, सो जी ए, जी ए नहीं दिया है, जीबी दिया है। ओके, तो जीबी की वैल्यू डालेंगे, तो जी ए वैसे के वैसा इनटू आर ए का स्क्वायर, आर ए यानी कि हाफ आर बी, हाफ आर बी का होल स्क्वायर अपॉन मास ऑफ ए, मास ऑफ ए एम ए इक्वल्स टू जीबी। जीबी की वैल्यू क्या है, हाफ जी ए, तो यहाँ पे डाल देंगे हम हाफ जी ए इनटू आर बी का स्क्वायर अपॉन एम बी। ये कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना है, ओके, ताकि राइट आंसर आ सके। नाउ हाफ आरबी का होल स्क्वायर क्या आएगा, जी ए इंटू हाफ का होल स्क्वायर 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड आरबी का स्क्वायर अपॉन एम ए इक्वल्स टू हाफ जी ए इंटू आरबी का स्क्वायर अपॉन। चलो अभी क्या हो जाएगा, एम ए का रेसिप्रोकल तो 1/ma हो जाएगा, तो ये 4 सिर्फ नीचे लिखना है आपको। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, जी ए इंटू आर बी स्क्वायर, जी ए इंटू आर बी स्क्वायर अपॉन, ये 4 नीचे आने वाला है तो 4ma। ये समझ में आ गया, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, एम ए अपॉन 1 है तो ये इधर चला जाएगा तो 1/ma हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4ma नीचे की साइड। ओके, सो यहाँ पे भी वो है, ये 2 नीचे आ जाएगा तो क्या बनेगा, हाफ, ये 2 नीचे आ जाएगा, जी इंटू आर बी का स्क्वायर अपॉन एम बी। चलो अभी देखो, अभी क्या क्या कैंसिल होने वाला है वो देखो, ये जी ए यहां से जाएगा इक्वल टू के आगे जाएगा तो जी ए न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो जी ए हो जाएगा कैंसिल। सिमिलरली आर बी स्क्वायर इक्वल टू के उधर जाएगा तो न्यूमरेटर से जाएगा डिनोमिनेटर में, तो आर बी स्क्वायर भी हो जाएगा कैंसिल। तो अभी क्या बचा हमारे पास, 1/4ma इक्वल्स टू 1/2mb। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2mb इधर ला लो और 4ma को उधर ला लो। ओके, अब देखो क्या बनने वाला है, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 4/2 बन जाएगा, mb इक्वल्स टू 4ma/2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, so mb equals to 2ma। तो mb जो है मास ऑफ b कितना आना चाहिए, 2 times the mass of a, that is the answer that we require, कि मास ऑफ b कितना चाहिए हमको, 2 times the mass of a। चलो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5c। The mass and weight of an object on earth are 5 kg and 49 Newton respectively.
Okay, the mass and weight दिए of an object on Earth are 5 kg and 49 Newton respectively. What will be the values on the moon? Okay, तो उनकी ये जो वैल्यूज है वो मून पे जाने के बाद ये वैल्यूज क्या बन जाएंगे, ये क्वेश्चन है. Assume that the acceleration due to gravity on the moon is 1/6 of that on the Earth. Okay, so moon पे जो gravity रहता है वो ओरिजिनल में 1/6 of that of the Earth होता है. चलो अभी ये थोड़ा सा सिंपल सा प्रॉब्लम है, आसानी से हो जाएगा. अब पहला क्या है, द मास कितना दिया है ऑब्जेक्ट का, 5 kg. मास ऑफ ऑब्जेक्ट equals to 5 kg. But you know that mass is the total matter contained in an object or body. So mass does not change with the change in place. यानी कि mass जो होता है वो place अगर change भी हो जाए तो mass change नहीं होता है. तो दूसरे प्लैनेट के ऊपर भी जाने के बाद या मून पे भी जाने के बाद मास में कोई भी चेंज नहीं होगा. ओके, तो यहाँ पे हमको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटेशनल force and it remains constant and mass remains constant or it remains constant and mass remains constant even if there is a change in place. ओके, तो प्लेस चेंज हो गई तो मास तो बदलने वाला नहीं है, तो मास इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट. सो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून विल आल्सो बी 5 kg. देयरफॉर मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून will be 5 kg. Okay, there will be no change in the mass. लेकिन you know that weight जो होता है वो किसकी वजह से होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट होता है उसकी वजह से वेट होता है. वेट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो गया तो ऑब्वियसली कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट भी चेंज हो जाएगा. ओके, तो अभी ग्रेविटी के ऊपर क्या दिया है कि अर्थ का ग्रेविटी अगर रहेगा तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स पे उसका वेट कितना है, 49 न्यूटन. ओके, नाउ वेट ऑन अर्थ इज 49 न्यूटन. यू हैव टू फाइंड द वेट ऑन मून, कितना हो जाएगा. नाउ वी नो दैट एक चीज उन्होंने दी गई है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून इज 1/6 of the gravitational force on earth. Gravitational force on moon is 1/6 of the gravitational force on earth. और जो वेट रहता है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स पे. अगर मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स 1/6 ऑफ अर्थ है तो मून पे वेट भी 1/6 हो जाएगा, अर्थ पे जो वेट है उसका 1/6 हो जाएगा. सो वी कैन राइट दैट वेट ऑन मून विल आल्सो बी इक्वल टू 1/6 of the weight on earth. ग्रेविटी 1/6 है इसलिए वेट भी 1/6 हो जाएगा मून के ऊपर. ओके, किसके 1/6, अर्थ के 1/6. तो वेट ऑन मून इक्वल्स टू 1/6 ऑफ द वेट ऑन अर्थ. वेट ऑन अर्थ कितना है, 49 न्यूटन. ओके, सो इसको डिवाइड करना है 49 डिवाइडेड बाय 6. तो मैं यहाँ पे साइड में डिवाइड कर देता हूँ. 49 divided by 6. 6 8s are 48. Decimal point 6 1s are 6. 40. 6 6s are 36. Again 40. 6 6s are 36. तो 8.1666 ये रेकरिंग हो जाएगा, तो हम इसको बोल सकते हैं 8. एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेंगे 8.16 या ले लो 8.2. 8.2 ये क्या है, वेट ऑन
मून। तो वेट ऑन मून ऑब्जेक्ट का कितना हो जाएगा 8.2, इसका यूनिट लिखना मत भूलना 8.2 न्यूटन। ओके, तो मास चेंज नहीं हुआ क्योंकि मास चेंज नहीं होता है विद द चेंज इन प्लेस, वेट चेंज होता है विद द चेंज इन प्लेस क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स में चेंज हो जाता है। ओके, सो दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलो लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5D। An object thrown vertically upwards reaches a height of 500 meters. What is its initial velocity? How long will the object take to come back to the earth? Assume that g equals to 10 meters per second square. Again, I will put stress on understanding the question. Okay, understand the question first. Sorry. An object thrown vertically upwards. ये अर्थ है, यहाँ से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया वर्टिकली अपवर्ड्स विद सम इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी देंगे नहीं तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा ही, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होने वाली है, इनिशियल वेलोसिटी की कुछ वैल्यू होगी, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कम कम हो जाएगी, और ये पॉइंट पे आने के बाद फाइनल वेलोसिटी वो जो है जीरो हो जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी u रहेगी, कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी उसको रहेगा। अब ये जो इनिशियल वेलोसिटी से हमने जो स्टोन को फेंका है ऊपर, तो उस वेलोसिटी की वजह से वो स्टोन कितने हाइट पे रीच हुआ, 500 मीटर्स के हाइट पे रीच हुआ। ओके, व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, तो हमको u फाइंड आउट करना है, एंड हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ। कम बैक टू द अर्थ यानी कि जब यहाँ से शुरुआत होगी, यहाँ से स्टोन ऊपर गया और ऊपर से स्टोन नीचे आया, तो ये कंप्लीट चीज को होने के लिए कितना टाइम लगा वो हमको कैलकुलेट करना है, दैट इज द क्वेश्चन। एंड वी हैव टू अज्यूम दैट g इक्वल्स टू 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। इससे कैलकुलेशन इजी हो जाता है, एक्चुअल वैल्यू तो यू नो 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होती है। चलो अभी लिखते हैं गिवन थिंग्स। सो हियर इनिशियल वेलोसिटी विल बी u, हियर फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। ओके, नाउ यहाँ पे ये लिखने से पहले हम केस 1 फिर से लिख लेंगे। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स, ये पहला केस है। तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी u ही रहेगी, फाइनल वेलोसिटी v 0 हो जाएगी, डिस्टेंस कवर्ड इज 500 मीटर्स, यानी हाइट उसने जो रीच की है वो 500 मीटर्स है, तो s यानी कि डिस्टेंस दैट इज 500 मीटर्स, एंड यू हैव टू अज्यूम द वैल्यू ऑफ g इक्वल्स टू 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो अभी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज करना है, और इक्वेशन ऐसे चूज करना है ताकि उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल अननोन हो, फॉर्मूला ऐसे चूज करना है ताकि उसमें एक ही वेरिएबल अननोन हो। एक से ज़्यादा वेरिएबल अगर अननोन होंगे तो वो इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब समझ लो, हम लेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस at, a की जगह लिखना है g। ओके, हाँ, यहाँ पे g जो है इसकी वैल्यू क्या रहेगी, -10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी अपवर्ड है, और डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इन्हें उसको डाउनवर्ड खींचने वाला है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है, तो साइन लेनी है नेगेटिव, तो a की जगह हम लेंगे -g, यहाँ पे लिख देता हूँ a इक्वल्स टू -g एंड दैट इज -10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। सो v की वैल्यू कितनी है, 0, इनिशियल वेलोसिटी ढूंढ के निकालना है, प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज -10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, एंड वी हैव टू फाइंड द टाइम। अब मैंने जानबूझ के ये इक्वेशन लिया है, क्यों, वो आपको समझ में आ जाएगा। क्या हमको u की वैल्यू पता है, नहीं। क्या हमको टाइम पता है, नहीं। तो कोई भी इक्वेशन में अगर 2 वेरिएबल्स पता नहीं है सॉरी, सो वो इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। वी कैन नॉट सॉल्व दिस इक्वेशन बिकॉज देयर आर 2 अननोन वेरिएबल्स, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। लेट अस ट्राई द नेक्स्ट फॉर्मूला।
और नेक्स्ट इक्वेशन. नाउ लेट अस पुट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके, ये समझाने के लिए ट्राई करते रहना चाहिए, कभी भी सब फॉर्मूलेस डाल के कोशिश करना चाहिए कि किसमें आंसर मिल जाएगा. अब s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at square. Let us put this formula. Now s is given, s is 500, u initial velocity will remain u, t we have to find it out. Again you will see, इसमें फिर से क्या होगा, देखो u भी पता नहीं है और t भी पता नहीं है, तो क्या ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं? ये भी इक्वेशन हम यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे. तो ऐसे लॉजिक लगा के, ऐसा देख के आपको सब समझ में आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करते करते कि कौन सा इक्वेशन यूज करना है और कौन सा इक्वेशन नहीं यूज करना है. सो लेट अस पुट फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. अभी देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. अब एक बार देख लो कि इसमें दो वेरिएबल अननोन है क्या. v पता है, v 0 है, u निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी पता है और s भी पता है. तो यहाँ पे सिर्फ एक ही अननोन वेरिएबल है जो कि u है, जिसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं. सो v की वैल्यू क्या है? 0. v स्क्वायर 0 हो जाएगा. ये u स्क्वायर a की जगह लिखना है माइनस जी, तो प्लस 2 इंटू माइनस जी, और s तो दिया हुआ है 500. ओके, g की वैल्यू भी दी है, वो भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो u स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 2, g की वैल्यू कितनी है? 10 meters per second square into 500. Okay, so you get 0 equals to u square minus 2 into 10 20. 20 into 500 is 10,000. 20 into 500, 2 5 are 10 और कितने zeros? 3. ओके, तो 10,000 ये वैल्यू हमारे पास आएगा. u स्क्वायर को इधर ले लेंगे तो इट विल बिकम माइनस u स्क्वायर equals to minus 10,000. Now minus minus sign cancel. If you want to remove the square, take the square root of the number in front of it. So u square equals to under root of 10,000. 10,000 का अंडर रूट निकालना बहुत आसान है. यहाँ पे कितने 4 जीरोस है, तो 4 के 2 हो जाएंगे. So u equals to 100. So square root of 10,000 is 100. So you get u equals to 100. What is u? Initial velocity. Don't forget to put the unit, meters per second. Okay, value of velocity is meters per second. तो इससे आपको इनिशियल वेलोसिटी मिल चुकी है. अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? We have to find the time for the object from here to go up and to return back. पूरा टाइम कितना लगेगा. ओके, अब हम यहाँ पे पहले जो था इक्वेशन, हमने उसमें u पता नहीं था. अब हमको u मिल गया है, तो हम इक्वेशन u1 यूज कर सकते हैं. नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? v इक्वल्स टू u प्लस a t. अब u की वैल्यू पता है तो ये इक्वेशन लिख सकते हैं. इसको प्रॉपर्ली लिख लो. a को माइनस जी लिखेंगे तो u माइनस जी, a की जगह माइनस जी डालना है, एंड t. ओके, v की वैल्यू कितनी है? 0. u की वैल्यू है 100, माइनस g की वैल्यू कितनी है? 10, एंड इनटू t. इसको आगे कंटिन्यू करता हूं मैं. यहाँ पे I will write this equation again. 0 equals to 100. ये माइनस क्यों आ गया पता चल गया ना. a equals to माइनस जी, इसलिए माइनस जी. तो माइनस 10 इंटू टी यानी कि 10t. 100 को इधर ला लो तो माइनस 100 इक्वल्स टू माइनस 10t. माइनस माइनस साइन कैंसिल. इसको लिख लेंगे 10t इक्वल्स टू 100. इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिखते हैं. तो t इक्वल्स टू 100 अपॉन 10. ये कैंसिल. टाइम किस में रहता है? सेकेंड्स में. तो ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगा? 10 सेकेंड्स. अब हमने इसके पहले पढ़ चुके हैं. एक इक्वेशन में था, फर्स्ट इक्वेशन ही था शायद, फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था या प्रूफ करना था कि टाइम जो ऊपर जाने के लिए लगता है उतना ही टाइम नीचे जाने के लिए लगता है. तो ये चीज याद रखना है. द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट
time taken by the object to go up is equal to the time to fall back to the ground. What does this mean? कि ऊपर जाने के लिए जितना टाइम लगा उतना ही टाइम यहाँ से नीचे जाने को लगेगा. ऊपर जाने को कितना टाइम लगा 10 और नीचे जाने को भी फिर कितना लगेगा 10. तो टोटल टाइम कितना हुआ, यहाँ से यहाँ गया ऑब्जेक्ट तो 10 सेकंड लगे और वापस यहाँ से आया तो फिर से 10 सेकंड लगे, यानी टोटल टाइम हो गया 10 + 10 यानी कि 20 seconds. Time taken by the object to go up is equal to the time taken to fall back to the ground. Therefore, total time taken equals to 10 plus 10 equals to 20 seconds. तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी निकली 100 मीटर्स पर सेकेंड और टोटल टाइम ऑब्जेक्ट को ऊपर जाके नीचे आने को कितना टाइम लगा 20 seconds. Hope you understood this. चलो फिर से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. क्वेश्चन नंबर 5 E. A ball falls off a table and reaches the ground in 1 second. A ball falls off a table and reaches the ground in 1 second. Assuming g equals to 10 meters per second square, calculate its speed on reaching the ground and height of the table. Suppose that this is the table and the object is here. The object is going to fall down. The object is going to fall down on the earth. Suppose that this is the surface of the earth and this is the table kept on. Now the object is going to fall. Object now it is at rest. That means its initial velocity should be equal to 0. And when it is going to reach the ground, then its velocity will be maximum velocity. It will reach maximum velocity or final velocity. Then v will be equal to v. So understand the problem again. Ball or the object is going to fall down, तो initial velocity 0 होगी और final velocity v होगी. Assume करना है g 10 meters per second square और ये जो ऑब्जेक्ट गिरेगा तो कितने देर में गिरने वाला है, in a time of 1 second. Okay, so let us now again write what are the things that have been given और क्या find out करना है. तो पहले क्या find out करना है, calculate its speed यानी कि find out करना है final velocity on reaching the ground and height of the table. Height of the table is nothing but height क्या हो जाएगी यहाँ पे, the distance covered by the object while it is falling down, that is nothing but the height of the table. अब इससे हमको distance covered मिल जाएगा तो वो कुछ नहीं बल्कि वो किसका हाइट है, वही टेबल का हाइट है यानी कि s फाइंड आउट करना है. तो चलो गिवन लिख लेते हैं. अब पहले लिखेंगे टाइम कितना लगने वाला है इसको गिरने के लिए 1 सेकेंड. इनिशियल वेलोसिटी है उसकी 0 और फाइनल वेलोसिटी भी v है. अब a जो है वो -g रहेगा कि +g, सोचो और बताओ. -g कि +g. अब देखो ऑब्जेक्ट गिर रहा है, इसका डायरेक्शन गिरने का ये, ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसको नीचे की तरफ ही खींच रहा है, दोनों के डायरेक्शन सेम है और डायरेक्शन जब सेम रहते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज g विल बी टेकन एज पॉजिटिव नॉट नेगेटिव. ओके, तो ये सब चीजें दी गई है. अब सॉल्व करते हैं. अब देखो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, फिर से देखो. सो लेट अस फर्स्ट ट्राई द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. v equals to u plus a t. चलो एक वेरिएबल अननोन है कि एक से ज्यादा है पहले चेक कर लो. v अननोन वेरिएबल है, पता करवाना है. u पता है, राइट, 0 है इनिशियल वेलोसिटी तो वैल्यू मालूम है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी दी है 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, तो ये भी पता है और टाइम की वैल्यू भी दी है 1 सेकंड. तो इसमें सिर्फ एक ही अननोन वेरिएबल है, तो हम इस इक्वेशन को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं. तो v equals to u plus at.
सो v इक्वल्स टू u 0 प्लस a की जगह g लिखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड दिस विल बी t. t की वैल्यू कितनी है? 1 सेकेंड है. ओके, g की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, 0 प्लस g. g कितना है? 10 इंटू 1. सो v इक्वल्स टू कितना हो गया? 10. 10 इंटू 1 10, 10 प्लस 0 10. सो वेलोसिटी कितनी होगी? 10 मीटर्स पर सेकेंड. ये कौन सी है? जब वो ऑब्जेक्ट जमीन के वहां पे रीच करेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 10 मीटर्स पर सेकेंड. ओके, अब हमको वेलोसिटी मिल गई, जो एक पार्ट है वो मिल गया. फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? अब हमको निकालना है कि हाइट ऑफ द टेबल कितना है. तो हमको निकालना पड़ेगा कि 1 सेकेंड में इसने नीचे गिरते वक्त कितना डिस्टेंस कवर किया. सो वी कैन यूज द इक्वेशन सेकेंड यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन या यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. चलो थर्ड इक्वेशन लिख के देखते हैं. यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो इजी जाता है, जिसमें कैलकुलेशन थोड़े बहुत कम हो जाते हैं, ऐसे इक्वेशंस को चूज करो. v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. सो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gs. a की जगह सिर्फ g हो गया. तो v कितना था हमारा? 10. तो 10 का हो जाएगा स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू है 10, तो 10 हो गया. और फाइंड आउट करना है हमको s, यानी कि हाइट ऑफ द टेबल. तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम है. 10 स्क्वायर कितना होता है? 100. ये 0 को गैप कर दो. 2 इंटू 10 20 इंटू s, दैट विल बी 20s. सो वी गॉट 20s इक्वल्स टू 100. तो s निकालना है, तो s इक्वल्स टू, ये 20 चला जाएगा नीचे, 100 अपॉन 20. ये 0 कैंसिल, 2 5 जा 10. सो s कितना हो गया? 5. डिस्टेंस का यूनिट है मीटर्स. तो टेबल की हाइट कितनी हो गई? ये टेबल की हाइट है 5 मीटर्स. सो दो आंसर्स जो चाहिए थे वो मिल गए. फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड एंड द हाइट ऑफ द टेबल. सो राइट हियर एक लाइन ऐड कर देना. देयरफॉर द हाइट ऑफ द टेबल इज 5 meters. लिख लो फिर भी. therefore the height of the table is 5 meters. okay, s निकालना था तो वो nothing but height of table. चलो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 5 f. The masses of the earth and moon are 6 into 10 to the power 24 kg and मून का है 7.4 into 10 to the power 22 kg respectively. The distance between them is 3.84 into 10 to the power 5 kilometers. क्या दिया है? 10 to the power 5 kilometers. Calculate the gravitational force of attraction between the two. You have to calculate the gravitational force of attraction between the two. Hope you remember universal law of gravitation. पहले क्वेश्चन को समझो कि जो हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में देखा था, दो ऑब्जेक्ट्स, वैसे ही आपको यहाँ पे भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं. एक ऑब्जेक्ट यानी कि हमारा प्लैनेट है अर्थ और एक है मून. अब ये दोनों भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे पे एक्सर्ट करेंगे जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा. नाउ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज गिवन. डिस्टेंस बिटवीन देम इज गिवन 3.84 into 10 to the power 5 kilometers. Calculate the gravitational force of attraction between the two. You have to calculate F. And value of G is given 6.7 into 10 to the power minus 7 Newton meter square per kg square. Okay. So according to universal law of gravitation, we know that the force of gravitation is equal to G m upon r square. इसकी जगह d square भी लिख सकते हैं. This is nothing but the distance between the two planets. So you can take d square also. Now let us see what things have been already given. तो उसके पहले हम given लिख लेंगे कि क्या दिया हुआ है. First है mass of Earth. तो mass of Earth me कर देंगे उसको. That is how much? 6 into 10 to the power 24 kg. इसके पहले अभी मैंने बताया था कि पहले देख लेंगे
कि जो वैल्यूज दिए हैं वो SI यूनिट में है कि नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले चेक कर लेना सब SI यूनिट में है कि नहीं। अब दिस इज एन SI यूनिट, देन मास ऑफ मून mm कर देंगे इसको, तो दैट इज 7.4 into 10 to the power 22 kg. This is also in SI unit, but look at the distance. Distance यानी कि R या D, you can take both. It is 3.84 into 10 to the power 5 kilometers. Now kilometers is not in SI unit because SI unit में distance is measured in meters. meters में होना चाहिए। और आपको तो ऑब्वियसली पता होगा कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स, यानी कि कितने 10 टू द पावर 3 मीटर। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 मीटर्स। तो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी इनटू 10 टू द पावर 3 मीटर्स। ओके, तो यहाँ पे देखो 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 3, वो क्या बन जाएगा 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8। बेसिस आर सेम, व्हेन यू मल्टीप्लाई द पावर्स गेट एडेड, सो ये बन जाएगा 10 टू द पावर 8। अब ये क्या हो जाएगा मीटर्स। अब हमने इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, अब सब वैल्यूज SI यूनिट में है। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड विद द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे है m, लेट अस टेक दिस एज मास ऑफ अर्थ, एंड इसको ले लेंगे बड़ा M कर देते इसको भी, और इसको बोल देंगे मास ऑफ मून। ओके, नाउ G की वैल्यू यू नो 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी। ओके, देन मास ऑफ मून कितना है 7.4 into 10 to the power 22 kilograms and divided by r square. R square is nothing but the distance between the two planets, और कितना दिया है 3.84 into 10 to the power 8 का whole square. Okay, so the force of gravitation is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. हाँ, अभी मेन है ये कैलकुलेशंस अच्छे से करो। बेसिक चीज़ें इसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आनी चाहिए, और थोड़ा बहुत एक्सपोनेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं वो आना चाहिए। अब देखो इसमें हम 10 के जो वैल्यूज है वो एक जगह लिख देंगे। अब देखो 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 ये एक जगह लिख दिया, और 10 वाले सब एक साथ लिख देंगे। 10 to the power -11, 10 to the power 24 into 10 to the power 22 and divided by this. Now इसके पहले भी बताया था a into m, समझो a into b है whole to the power m है, तो it will be a to the power m into b to the power m। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे रहता है 1, तो 1 into m 1 into m m। अब यहाँ पे देखो इसका कोई पावर नहीं है, इसका पावर 1 है, तो ये हो जाएगा 3.84 to the power 1 into 2 that is 2 into 10 to the power 8 into 2 is 60. Okay, now it becomes somewhat simple to calculate this. अभी स्टेप्स बढ़ाने से अच्छा पहले हम ये मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 6.7 into 6 into 7.4। Let us do the multiplication। पहले करेंगे 6.7 into 6, 6 7 is 42, 4 carry, 6 6 is 36 plus 4 40, decimal after 1 digit, that is 40.2। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 7.4 से। ओके, ये बेसिक चीज़ है, ये तो ऐसे ही बता रहा हूँ मैं। 4 2 is 8, 4 0 is 0, 4 4 is 16, 0 7 2 is 14, 1 carry, 7 0 0, 1 7 4 is 28। तो ये हो गया 8 4 7 9 2। नाउ डेसिमल आफ्टर कितने डिजिट्स, यहाँ से राइट हैंड साइड के बाद डेसिमल एक डिजिट के बाद है, इधर भी एक, तो 2 डिजिट के बाद आना चाहिए डेसिमल पॉइंट, यानी कि 297.48। तो ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया 297.48।
अब हम 10 के इसको सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करोगे तो पावर्स गेट एडेड। तो यहाँ है 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर 24, या ये दो पहले सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी इसमें कर सकते हैं। अभी 10 टू द पावर -11 प्लस 24 प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर दैट इज पॉजिटिव। तो 24 माइनस 11 कितना होता है 30। सो दिस इज 10 टू द पावर 30। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आया 10 टू द पावर 30। अब इसके आगे क्या है इंटू 10 टू द पावर 22। ओके, सो अगेन मल्टीप्लाई द पावर्स विल गेट एडेड। तो 10 टू द पावर 13 प्लस 22 कितना होता है 35। तो हमको 10 टू द पावर मिल गया 10 टू द पावर 35। नाउ अपॉन 3.84 का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, 3.84 इंटू 3.84। थोड़ा सा लेंथी प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन ज्यादा है, बोर मत करो। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 8 जा 32 प्लस 1 33, 3 कैरी, 4 3 जा 12 प्लस 3 15, 0 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 8 जा 64 प्लस 3 67, 6 कैरी, 8 3 जा 24 प्लस 6 30। अब दो जीरोस, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 8 जा 24 प्लस 1 25, 2 कैरी, 3 3 जा 9 प्लस 2 11। ओके, तो अब इनको ऐड कर लेते हैं 6 5 14 7 4 1। डेसिमल कितने के बाद दोगे राइट हैंड साइड के बाद डेसिमल 2 डिजिट के बाद है, इधर भी 2, तो टोटल कितने डिजिट के बाद डेसिमल है 4। तो यहाँ पे भी 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या मिल रहा है 14.7456। तो हम उसको 2 डिजिट तक मेंटेन करेंगे। थर्ड डिजिट 5 या 5 से ज्यादा रहा, थर्ड डिजिट अगर 5 या 5 से ग्रेटर है तो उसके पहले वाले डिजिट को वी कैन इंक्रीज इट बाय 1, उसको इंक्रीज करना है 1 से। अगर ये 5 से नीचे रहेगा तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, ये 4 का 4 ही रहेगा। लेकिन 5 या 5 से ज्यादा होगा तो ये 4 5 बन जाएगा। सो इट विल बी 14.75। यहाँ पे लिख देता हूँ 14.75। किसका स्क्वायर था ये 3.84 का होल स्क्वायर इनटू 10 टू द पावर 60। अब 10 10 के सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जब मल्टीप्लाई करते हैं पावर्स ऐड हो जाते हैं, डिवाइड करोगे तो पावर हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट। अब देखो 297.48 अपॉन 14.75। अब यह है 10 टू द पावर 35 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 16। अगर मैं इस 10 टू द पावर 16 को ऊपर ले लेता हूं तो इसका साइन जो है चेंज हो जाएगा, इट विल बिकम -16। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -16। अब देखो 297.48 इंटू 10 टू द पावर 35 माइनस 16 कितना होता है देखो, दैट इज 9, 2 में से 1 गया 90। सो ये हो गया अपॉन 14.75। ओके, अब इसके बाद और एक कैलकुलेशन बचा हुआ है। यू हैव टू डिवाइड 297.48 डिवाइडेड बाय 14.75। अब और एक चीज ध्यान में रखो, यहाँ पे 2 डिजिट राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल, यहाँ पे भी राइट हैंड साइड के बाद राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल। तो हम ये डेसिमल को डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या बनेगा 297.48 अपॉन 1475 और ऊपर वाला मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 90। ओके, पास में आ गया आंसर। अभी सिर्फ इसको डिवाइड करना है इससे 29748 डिवाइडेड बाय 1475। अब जस्ट इसका गेस कर सकते हो कि यार कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए। ये अप्रोक्सीमेट 1400 है, तो 1400 का डबल कितना होता है 2800 यानी 2800। तो 2800 यहाँ पे आराम से फिट हो सकता है। So let us multiply by 2, 2 5s are 10, 1 carry, 2 7s are 14 plus 1 15, 1 carry, 2 4s are 8 plus 1 9 and 2 1s are 2। सब्ट्रैक्ट कर लो कितना आएगा 4 2 0 0। अब नीचे आएगा 248। तो 248 तो जाने वाला नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब
इसके आगे हम सॉल्व कर सकते हैं 2480, तो 20.1 या समथिंग ऐसा कुछ आएगा उसमें। तो हमारा आंसर अभी कितना आता है, सपोज दैट इट इज, हम सिर्फ 20 लेंगे उसको, तो ये हो गया 20 इंटू 10 टू द पावर 19। आप 20.1 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैंने इसको राउंड अप करके ले लिया 20 इंटू 10 टू द पावर 19। लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है आंसर राइट बराबर से लिखने का, वो याद रखना कि पहले डिजिट के बाद ही डेसिमल आना चाहिए। ओके, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स आप जब हायर क्लास में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके बेस पे हम आंसर्स को कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है हमको जो स्टैंडर्ड टाइप है आंसर लिखने का, तो यहाँ पे जो है डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड से एक डिजिट के बाद आना चाहिए। ओके, तो हमको लिखना है 2.0 इनटू, अब ये बन जाएगा 10 टू द पावर 20। ओके, ये क्यों बन गया, क्योंकि हमने इधर 2.0 लिखा, यानी हमने जबरदस्ती क्या किया, इसको फिर से लिख देता हूँ 20 इंटू 10 टू द पावर 90। ओके, अभी अगर इसको 2.0 करना है तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 10 से। ओके, अगर मुझे 10 से डिवाइड करना है तो ऑब्वियसली जबरदस्ती कर रहा हूँ मैं 10 से डिवाइड, तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 10 से, ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए और ओरिजिनल इक्वेशन में कोई भी चेंज ना हो। ओके, अब मैंने क्या किया, 20 को 10 से डिवाइड कर लिया तो आ गया 2। ओके, अब देखो इनटू 10 टू द पावर, ये 19 है और ये 10 टू द पावर 1 है, तो 10 टू द पावर 19 इंटू 10 टू द पावर 1 इज 19 प्लस 1, दैट इज 10 टू द पावर कितना, 20। सो वी गेट द आंसर 2.0 इंटू 10 टू द पावर 20। ये क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन द टू प्लैनेट्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, ऐसा यूनिट कितना होता है फोर्स का, न्यूटन, तो इसका यूनिट भी क्या आ जाएगा 2.0 into 10 to the power 20 Newton. So this is the force acting between the earth and moon as given in the question. ये force act हो रहा है दोनों के बीच में। ओके, तो अभी जाएंगे लास्ट क्वेश्चन पे इसके बाद। चलो अभी सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। होप आपको इसके पहले के क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके लिख देना। सो लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी इसके पहले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, सिर्फ कोई अलग वैल्यू इसमें ढूंढ के निकालनी है। सो लेट अस रीड द प्रॉब्लम। द मास ऑफ द अर्थ इज 6 into 10 to the power 24 kg। हो सके तो ये वैल्यू याद कर लेना कि मास ऑफ द अर्थ क्या है और रेडियस ऑफ अर्थ, ये दोनों वैल्यूज लर्न करके रखना। Mass of the Earth is 6 into 10 to the power 24 kg. The distance between the Earth and the Sun is 1.5 into 10 to the power 11 meters. If the gravitational force between the two, force of gravitation is already given here. Okay, हम हमेशा इसके पहले वाले प्रॉब्लम में हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड आउट किया था, यहाँ पे फोर्स ऑलरेडी दिया है। What is the mass of the sun? हमको मास ऑफ द सन इसमें फाइंड आउट करना है। सेम फॉर्मूला यूज करना है और उससे हमको निकालना है मास ऑफ द सन। अब मैं डायग्राम नहीं निकालता हूँ क्योंकि ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, मास ऑफ द अर्थ लिख देंगे ME। ओके, मास ऑफ द अर्थ कितना दिया है, 6 into 10 to the power 24 kg। दिस इज द एक्चुअल मास ऑफ द अर्थ। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज 1.5 into 10 to the power 11 meters। सो डिस्टेंस हमको पता है, हम डिस्टेंस लेते हैं r या d के फॉर्म में। So that is 1.5 into 10 to the power 11 meters। सब ऐसा यूनिट में। And the gravitational force F between them is given as 3.5 into 10 to the power 22 Newton। Okay, this is also in SI unit। What is the mass of the sun? You have to calculate the mass of the sun. Again, using universal law of gravitation as given by Newton, that F equals to G, mass of earth, mass of sun upon distance between the two, that is the earth and the sun। इसका कितना दिया है, यानी इसका होगा r का स्क्वायर।
ओके, इनवर्स स्क्वायर लॉ। नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। f की वैल्यू ऑलरेडी दी है, कितनी दी है? फोर्स इज गिवन एज 3.5 into 10 to the power 22 न्यूटन। अब g है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू भी याद करके रखना, 6.7 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर इनटू मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ भी दिया है 6 into 10 to the power 24। मास ऑफ सन हमको फाइंड आउट करना है, ओके, तो इनटू मास ऑफ सन एंड अपॉन द रेडियस का, सॉरी, डिस्टेंस बिटवीन द टू का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू कितना है? डिस्टेंस बिटवीन टू दिया है 1.5 into 10 to the power 11 का होल स्क्वायर। अब मेन चीज ये प्रॉब्लम और इसके पहले वाले प्रॉब्लम में है कैलकुलेशंस अच्छे से करो। सो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3.5 into 10 to the power 22 इक्वल्स टू, ये वाले 10 वाले अलग से लिख देंगे, ये 6.7 into 6 into 10 to the power -11 into 10 to the power 24। 10 to the power -11 into 10 to the power 24, इन दोनों को साथ में सॉल्व कर दो, दोनों मल्टीप्लाई तो पावर्स गेट एडेड, यानी कि 10 to the power -11 प्लस 24। 24 में से 11 गए तो कितने होते हैं? 10 to the power 13। साइन पॉजिटिव रहेगी क्योंकि इसकी साइन भी पॉजिटिव है, ओके। सो ये बन गया 10 to the power 13। चलो नीचे डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। इसका पावर हो जाएगा 2, 1.5 का स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 10 to the power 11 into 2 that is 20, ओके। अब इसके पहले वाले प्रॉब्लम में भी देखा था, अगर डिवीजन करते हैं तो पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड, ओके, पावर्स क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। चलो पहले इसको ही कर लेते हैं। 3.5 into 10 to the power 22 equals to 6.7 into 6 into 10 to the power 13 minus 10 to the power 22। ये डिवीजन है, 10 to the power 13 डिवाइडेड बाय 10 to the power 22। तो डिवीजन जब होता है तो पावर गेट सब्ट्रैक्टेड, यानी कि 10 to the power 13 minus 22, ओके। सो 10 to the power कितना आएगा इसमें? 9, लेकिन साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर इज माइनस, सो इट विल बिकम 10 to the power -9 अपॉन 1.5 का स्क्वायर तो पता है, 1.5 का स्क्वायर होता है 225, यानी कि 15 का स्क्वायर होता है 225, लेकिन डेसिमल एक डिजिट के बाद मत डाल देना क्योंकि 1.5 का स्क्वायर है 1.5 into 1.5, यानी डेसिमल आएगा 2 डिजिट के बाद, तो 2.25, ओके। अब इसमें मैं ms लिखना भूल गया हूँ, यहाँ ms डाल देना, मास ऑफ द सन इनटू ms, ओके। अभी ms को रखेंगे राइट हैंड साइड पे और बाकी चीजों को दूसरी जगह पे लेके जाएंगे। सो ये बन जाएगा 3.5 into 10 to the power 22, ये ऊपर आ जाएगा, into 2.25 और डिवाइडेड बाय ये ऊपर की जो वैल्यूज है नीचे आ जाएगी, 6.7 into 6 into 10 to the power -9 and that is equal to mass of the sun। अभी देखो फिर से 10 वाले वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ये 22 है, ये -9 है। अब इसको भी ध्यान से देखो, 10 to the power 22 divided by 10 to the power -9। When you divide, the powers get subtracted। तो ये क्या हो जाएगा? 10 to the power 22, the powers get subtracted, minus of -9, ओके। सब्ट्रैक्शन तो पहले आएगा लेकिन नीचे वाले का पावर ऑलरेडी -9 है, तो ये हो जाएगा 10 to the power माइनस इंटू माइनस प्लस 22 प्लस 9 दैट इज 10 to the power 32, ओके। सो ये बन गया 3.5 into 2.25, पहले लिख देता हूँ, 10 to the power 22 डिवाइडेड बाय 10 to the power -9, यानी कि 10 to the power 31 अपॉन 6.7 into 6 equals to ms, ओके। चलो अभी सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन से अभी इसमें बाकी के 3.5 into 2.25 का कैलकुलेशन करते हैं। 2.25 into 3.5, 5 as a 25, 2 carry 12,
11, 3 5 are 15, 7 6, तो 5 7 8 7, decimal after 1 2 3 digits, 7.875. ओके, तो 7.875 है, तो you can take 7.88 also. So I will इसको राउंड अप कर दिया और इसको कर दिया 7.88, दो डेसिमल है, एंड इनटू 10 टू द पावर 31. अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं. 6.7 मल्टीप्लाइड बाय 6, 6 7 are 42, 4 carry, 6 6 are 36 plus 4 40. Decimal after one digit from the right hand side, that is 40.2. Okay, so this is nothing but ms. Okay, ms को इस साइड पे लिख दिया. अभी लास्ट का कैलकुलेशन है, 7.88 को डिवाइड करना है 40.2 से. ओके, इसको और राउंड अप करके हम लिख सकते हैं, ये 7.88 है तो मैं इसको 7.9 भी लिख सकता हूँ. ओके, अब अगर डेसिमल निकालना है, ओके, तो यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है. तो डेसिमल अगर निकालना है तो यहाँ पे मुझे एक 0 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों भी जगह पे सेम डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए. तो ms इक्वल्स टू 788 into 10 to the power 31 अपॉन, यहाँ पे मैं एक 0 ऐड कर दे रहा हूँ ताकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट होंगे और डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो जाएंगे. तो ये डेसिमल निकल जाएगा और बनेगा ये 4020. ओके, सो अभी मुझे डिवाइड करना है 788 को 4020 से और हमारा आंसर फिर पास में आ जाएगा. ओके, इसको और सिंप्लीफाई करना है तो 4 से डिवाइड कर सकते हैं. Let us divide this by 4 and this also by 4. 4 1 the 4, कितने बचे? 3 38 and 4 7 the 20. 4 10 the 40, 0 4 5 the 20. तो 197 को डिवाइड करना है 1005 and multiplied by 10 to the power 31. चलो अब डिवाइड करते हैं 197 को 1005 से. ये तो जाने वाला नहीं है तो पहला आएगा 0, 0 के बाद डेसिमल. अब इसके आगे आएगा 0. ओके, सो 1005 है, ये 1970 है, तो ऑब्वियसली 1 से मल्टीप्लाई करना है. तो 1005, कितना बचा? 10 में से 5 गए 5, 6 में से 0 गया 6, ये हो जाएगा 865. अभी और एक बार आएगा 0. चलो अभी 10 में से 5 गए 5, 6 में से 0 गया 6, ये 9 वैसे के वैसा और 0. अभी यहाँ पे आएगा फिर से 0, तो वी कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 9. 9 5 are 45, 4 carry, 9 0 0 4, 9 zeros are 0 and 9 ones are 9. 10 में से 5 गए 5, 4 में से 4 गए 0, ये 6 वैसे के वैसा और ये 0. अभी आएगा 0. अभी देख सकते हो कि ये 1000, ये 6000, तो मल्टीप्लाई कर लो 6 से. तो 6 5 are 30, 3 कैरीज, यहाँ पे आएगा 3, 6 zeros are 0 and 6 ones are 6, तो बचा है 20. ओके, तो यहाँ तक खत्म कर देंगे इसको. तो हमारा अभी आंसर मिला है ms इक्वल्स टू 0.196 इंटू 10 टू द पावर 31. ओके, अब मैंने बोला था कि एक डिजिट, पहला जो डिजिट है उसके बाद डेसिमल आना चाहिए, लेकिन और एक चीज़ याद रखना कि पहला डिजिट 0 नहीं होना चाहिए. तो हम इस डेसिमल को और एक डिजिट के आगे बढ़ाएंगे. ओके, यानी कि हमको मिलना चाहिए 1.96 इंटू 10 टू द पावर समथिंग. अब अगर इसको मुझे एक डिजिट से आगे बढ़ाना है तो मुझे इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. देखो 0.196 मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी कि होते हैं 1960. डेसिमल कितने के बाद? 3 डिजिट के बाद, तो ये बन गया 1.960. यानी कि मैं अगर 0 पॉइंट, मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन, इतना सारा करना नहीं पड़ता है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ. अब 0.196 को अगर 1.96 करना है तो उसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 के साथ. लेकिन ज़बरदस्ती मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10 से, तो डिवाइड भी किससे करना पड़ेगा? 10 से, और ये वैसे के वैसा 10 टू द पावर 31.
ओके, अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन ओरिजिनल इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं हम। ओके, अब क्या करेंगे, ये दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो 0.196 इंटू 10 यानी कि 1.96। अब बचा क्या है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। अब बचा है 10 टू द पावर 31 अपॉन 10 के ऊपर कुछ नहीं है, 10 का पावर हो गया 1। अब डिवीजन है, फिर से डिवीजन में द पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड, यानी कि क्या बनेगा 1.96 इंटू 10 टू द पावर, ओके देखो यहाँ पे 10 टू द पावर 31 अपॉन 10 टू द पावर 1। When you divide the powers get subtracted means ये हो जाएगा 10 to the power 31 और ये subtract हो जाएगा -1 यानी कि 10 to the power 30। ओके, सो क्या पूछा था हमको, मास ऑफ द सन। तो मास ऑफ द सन ऐसा यूनिट क्या होता है, मास ऑफ द सन का या मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी। सो 1.96 into 10 to the power 30 kgs is the mass of the sun. That is the answer. So, how was your experience learning along with me? Please share your views. अगर कोई suggestions होंगे, आप चाहते हो कि कुछ improvement चाहिए, आपका जो भी आपका feedback होगा वो मैं बहुत positively लूँगा और खुद को improve करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आपको जो भी feedback देना है आप मुझे दे सकते हो, और जो नए ideas होंगे आपके पास कुछ, तो वो भी मुझे suggest करना। ओके फ्रेंड्स, फिर जल्दी ही मिलेंगे एक दूसरे वीडियो के साथ।